हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली आज का दिन आखिरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। साथ ही में जो प्रॉमिस किया था योद्धा बैच में जीरो टू एंड पूरा अकाउंट्स का सिलेबस खत्म कराने का, तो आज वो दिन आ गया जहां पे क्लास प्रॉमिस पूरा करने का टाइम है। आज मैं आपको कैश फ्लो पूरा खत्म कर दूंगा और आज के साथ हमारा पूरा का पूरा सिलेबस क्लास 12th अकाउंटेंसी का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रिवीजन है, बहुत सारे एमसीक्यूज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर, सैम्पल पेपर, सब कुछ करेंगे। लेकिन हाँ, कैश फ्लो को आपने खत्म करना है। जल्दी इसका टेस्ट अनाउंस करूंगा। अगर आप चाहते हो कोई स्पेसिफिक डेट टेस्ट की तो कमेंट में बताना, उसी दिन हम लोग टेस्ट ले लेंगे, लाइव टेस्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 8। अब इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस, यानी इसमें कुछ नया पढ़ेंगे नहीं। जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखने, एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम लोग देख लेंगे। बेसिक क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? जैसे एक क्वेश्चन है क्लास की, आपको बताना है कि ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है। जो ये पॉइंट्स हैं, ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है, या फाइनेंसिंग का पार्ट है, कौन सी एक्टिविटी में आता है, बस आपको ये बताना है। तो जैसे कैश सेल ऑफ गुड आपको पता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का तो पता है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पता है। जो इन तीनों में नहीं आएगा ऑपरेटिंग, तो ये कैश सेल्स आपने किया ऑपरेटिंग, कैश रिसीव आपने सामान बेच के क्लास पैसा लिया है या कोई सर्विस दे के पैसा लिया ऑपरेटिंग, कैश परचेज करते हो तो ये भी ऑपरेटिंग के अंदर आएगा, उसके लिए पैसे देते हो सर्विस के लिए, गुड्स खरीदते हो तो, या सर्विस के लिए पेमेंट करते हो तो भी ऑपरेटिंग। पेटेंट परचेज, ध्यान समझना, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, राइट ऑफ अगर हो रहा है तो ऑपरेटिंग में, परचेज किया तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज कहां पे आता है क्लास? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नंबर में कि ऑप्शन दे देगा 4 कि बताओ ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, तो वहां से आपने समझना है। बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस फाइनेंसिंग में। इश्यू ऑफ डिबेंचर, अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, आपने डिबेंचर इशू किया तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। शेयर, डिबेंचर, लोन, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है क्लास, आपको बताना है कौन कौन सी एक्टिविटी है। परचेज ऑफ शेयर्स, यहाँ पे मेजर बच्चे गलती करते हैं, वो कहते हैं सर शेयर्स है तो फाइनेंसिंग, बट इसमें इश्यू ऑफ शेयर्स नहीं लिखा है, इसमें लिखा परचेज ऑफ शेयर्स। आपने शेयर्स को खरीदा है, तो अगर आप शेयर्स को खरीद रहे हो ना, तो वो क्लास आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टिंग में आएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। कमीशन अर्न, आपने कमीशन अर्न किया ऑपरेटिंग। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स फाइनेंसिंग के अंदर आता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, तो इंटरेस्ट ऑन लोन हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होता है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये चीज तो ऑपरेटिंग में प्लस भी तो होता है, तो क्या हम ऑपरेटिंग लिख सकते हैं? सो आंसर इज नो। ऑपरेटिंग में प्लस हम लोग नेट इफेक्ट को बराबर करने के लिए करते हैं। जो ऑपरेटिंग में हम लोग प्लस करते हैं ना, ये नेट इफेक्ट को बराबर करने के लिए करते हैं। नेट इफेक्ट का मतलब क्या है? देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपने फाइनेंसिंग से घटा दिया, और आपने जब P&L अकाउंट बनाया होगा क्लास 11th में, तो उसमें भी क्लास आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट साइड लिखा होगा, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट गिर गया। तो यही नेट प्रॉफिट कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे ऊपर आप लिखते हो। तो ये नेट प्रॉफिट भी कम कर दिया आपने, फाइनेंसिंग से ये माइनस कर रहे हो आप, दो बार माइनस हो गया, इसलिए क्लास यहाँ पे प्लस कर देते हैं नेट इफेक्ट कैंसिल करने के लिए। बट ये ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, फाइनेंसिंग का। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग का पार्ट है। इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग का पार्ट है। लेकिन इनकम टैक्स ऑन गेन ऑन सेल ऑफ एसेट ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। इसको कैपिटल गेन बोलते हैं। आपने 10 लाख की मशीन को 15 लाख का बेच दिया, 5 लाख का फायदा कमा लिया, तो ये जो गेन है ना, ये कैपिटल गेन है। इस पे कोई अगर आपने टैक्स पे किया तो ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स ऑपरेटिंग, कैश पेड टू क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग। बिकॉज डेटर, क्रेडिटर ये सब कहाँ पे आता है? रिजर्व, इनकम टैक्स, ये सब आता है क्लास आपका ऑपरेटिंग के अंदर। तो एक क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि कौन सी चीज कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, एक तो इससे आ सकता है एक नंबर में। दूसरा एक नंबर में ये पूछा जा सकता है कि बताओ इस ट्रांजैक्शन से कैश का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है ना, ये आपको पूछा जा सकता है। लाइक सेल ऑफ फिक्स असेट, आप फिक्स असेट को बेचते हो, राइट? आप फिक्स असेट को बेचते हो जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख की थी और प्रॉफिट ऑफ, तो ये इनफ्लो है, पैसा आएगा प्लस इनफ्लो। अच्छा, अगर ये लॉस में बेचते तो क्या होता, मुझे बताओ। अगर यही 1 लाख के एसेट 10,000 के लॉस में बेचते तो क्या होता, इनफ्लो या आउटफ्लो? अब कई बच्चे इसमें आउटफ्लो बोल देते हैं क्लास। यार देखो, अगर आप सेल कर रहे हो ना, तो चाहे घाटे में बेचो चाहे फायदे में बेचो, पैसा आएगा। सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश, पैसा आएगा, तो प्लस यानी इनफ्लो, आप इसे इनफ्लो समझो, ठीक है, प्लस नहीं इनफ्लो। सेल ऑफ मशीनरी फॉर कैश, इनफ्लो। परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग 1 लाख, कंसिडरेशन पेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स, नो फ्लो। अब ये भी पूछा जाता है कैश का कौन सा फ्लो है। यार आपने लैंड बिल्डिंग खरीदा, लैंड बिल्डिंग खरीदा आपने, तो उस लैंड एंड बिल्डिंग के बदले आपने डिबेंचर्स दे दिया, शेयर्स दे दिया, पैसे तो नहीं दिए ना, तो नो फ्लो। इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, नो फ्लो।
आपने फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू किया है। बोनस शेयर वो शेयर होता है जो फ्री में इशू किया जाता है बाई कैपिटलाइजिंग रिजर्व। तो आपके पास जो रिजर्व है ना, उससे आप शेयर इशू करते हो। मतलब नॉर्मल इशू करोगे तो बैंक टू कैपिटल, लेकिन अगर आपने फ्री में शेयर इशू किया तो बैंक टू कैपिटल की जगह क्लास क्या करोगे आप, नॉर्मल इशू करते हो तो बैंक टू कैपिटल, और अगर आपने विदाउट मतलब कि फ्री में इशू किया तो रिजर्व टू कैपिटल होता है। डेबिट कुछ तो करोगे, शेयर कैपिटल तो बढ़ रहा है आपका, पर डेबिट क्या करोगे, रिजर्व। तो इसके नो फ्लो बिकॉज रिजर्व से इशू करते हैं। और इसका एक रेशियो होता है, जैसे 2 को 1 शेयर दे दिया, 4 को 1 शेयर दे दिया, 5 को 1 दे दिया, या 5 को 2 दे दिया। तो जिनके पास 5 शेयर है उनको 2 शेयर फ्री, जिनके पास 5 शेयर है उनको 1 शेयर फ्री। कोई भी रेशियो क्वेश्चन आपको बता देगा, उस रेशियो में बोनस इशू किया जाता है। कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक, पैसा बैंक में जमा करो चाहे पैसा बैंक से निकालो। यार नो फ्लो, अपना ही तो पैसा है, बैंक में है चाहे जेब में है। कोई अब मैं इस जेब से पैसा निकाल के इस जेब में डाल दूंगा तो क्या इनफ्लो थोड़ी हो जाएगा। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड आउटफ्लो। एक बात और बता दो, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड की पेड करी आपने तो पे किया तो आउटफ्लो, लेकिन प्रपोज होता ना तो प्रपोज में नो फ्लो बिकॉज प्रोविजन बना है। प्रपोज का मतलब क्या है कि आपने प्रोविजन बनाया है, समझ रहे हो, वो प्रपोज किया आपने, प्रोविजन बनाया, तो उस पर कोई फ्लो नहीं आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं नो फ्लो। ठीक है, तो ये हो गया क्लास आपका कैश फ्लो में। एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन सी एक्टिविटी में है ये भी पूछा आ सकता है, फ्लो क्या है ये भी पूछा आ सकता है। अच्छा, डिविडेंड पेड बाय अ फाइनेंशियल कंपनी। अच्छा एक बात ध्यान रखना, 2 तरह के एंटरप्राइज होते हैं, एक होता है नॉन फाइनेंस, एक होता है फाइनेंस। फाइनेंस एंटरप्राइज कौन सा होता है, बैंक्स, वो फाइनेंस एंटरप्राइज होते हैं। जो बैंक्स होते हैं ना उनको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल एंटरप्राइज या फाइनेंस एंटरप्राइज, या आप समझ लो फाइनेंशियल कंपनी, जो बेसिकली इसने काम क्या है, पैसा लेना पैसा देना, सुबह शाम तक काम है इनका, लोन लेना लोन देना, इंटरेस्ट की पेमेंट करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, इनका रोज का काम होता है बैंक का। और नॉन फाइनेंस कंपनी मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो क्लास हम लोगों ने अभी तक कैश फ्लो पढ़ रखा है ना, पूरा फॉर्मेट जो हमने याद करा है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, वो नॉन फाइनेंस कंपनी का है। तो अगर डिविडेंड पेड, तो डिविडेंड पेड एक ऐसी चीज है जो इट इज ऑलवेज, आप ध्यान रखना, डिविडेंड पेड जो है वो हमेशा जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड पेड हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा फॉर एवरी टाइप ऑफ एंटरप्राइज, फॉर एवरी टाइप ऑफ एंटरप्राइज। तो जो डिविडेंड पेड है वो हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा हर टाइप के एंटरप्राइज के लिए। कोई भी एंटरप्राइज हो, कैसी भी कंपनी हो, डिविडेंड पेड आपका हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट कहलाएगा। डिविडेंड पेड इज ऑलवेज कंसिडर एज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर एवरी टाइप ऑफ एंटरप्राइज, कैसी भी कंपनी हो, डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग। अच्छा, इसके अलावा जो फाइनेंसिंग कंपनी है ना, अगर ये किसी को लोन देते हैं, है ना, या फिर ये किसी को इंटरेस्ट पेड करते हैं, तो इन लोगों का ये चीज रोज का काम है, इसीलिए इन लोगों की ये चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती हैं। तो डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, है ना, इसके अलावा क्लास लोन, नहीं डिविडेंड पेड तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन जैसे जो फाइनेंसिंग कंपनी है, लाइक बैंक हो गया, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, अगर वो लोग लोन दे रहे हैं, लोन ले रहे हैं, इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, तो ये सब उनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। बट बच्चे बोलते सर हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कैसी कंपनी है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा तो एक नॉर्मल कंपनी है। सर कैश फ्लो स्टेटमेंट आ सकता है क्या फाइनेंशियल कंपनी के लिए, तो आंसर इज नो। ये जो छोटे छोटे 1 मार्कर है ना, वो क्वेश्चन आ सकता है कि एक फाइनेंशियल कंपनी है, एक आईडीबीआई बैंक लिमिटेड है, बंधन बैंक लिमिटेड है, उसने इंटरेस्ट की पेमेंट की, बताओ कौन सी एक्टिविटी में आएगा, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। बट एक नॉर्मल कंपनी है, उसने इंटरेस्ट की पेमेंट की, तो वो कहां पे आएगा, फाइनेंसिंग के अंदर आएगा। तो जो फाइनेंशियल कंपनी होती है बेसिकली, जो समझ लो बैंक्स, ठीक है, जो बैंक्स या फाइनेंशियल कंपनी ऐसा लिखा होगा, उन्होंने लोन अगर दिया है या लोन लिया है क्लास, ठीक है, और उन्होंने इंटरेस्ट की पेमेंट की है, इंटरेस्ट रिसीव किया है, ये सारी चीजें उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है, क्योंकि इनके रोज का काम है, ये उनके ऑपरेटिंग नेचर का काम है, तो ये आप ध्यान रखना। बट डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड हर कंपनी के लिए क्लास, जो डिविडेंड अगर आपने पे किया है तो वो डिविडेंड पेड हर कंपनी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट कहलाएगा। 10th क्वेश्चन चेक करो जरा, लोन गिवन, लोन दिया है बाय अ फाइनेंशियल कंपनी, लोन दिया है क्लास, तो ये किस एक्टिविटी में आएगा, बाय अ फाइनेंशियल कंपनी, तो ऑपरेटिंग में आएगा। आंसर लिख देना सीधे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, टिक मार्क के लिए आएगा तो ऑपरेटिंग पे टिक कर देना, क्योंकि लोन दिया है तो इनका रोज का काम है ऑपरेटिंग। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आपको बताना है क्लास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज अ मशीनरी 5 लाख, पेइंग 25% बाई चेक एंड एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड फॉर द बैलेंस अमाउंट। देखो सुनो, आपने मशीन खरीदा लेकिन पेमेंट आपने 25% ही चेक से दिया, तो इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने 25% तो दे दिया चेक से, यानी 1 लाख रुपए आपने चेक से दे दिया, तो 1 लाख रुपए माइनस हो जाएगा परचेज ऑफ मशीन के नाम से। सर बाकी इग्नोर, क्यों? क्योंकि बाकी में कोई कैश फ्लो ही नहीं हुआ। आप क्या पढ़ रहे हो? चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 1 लाख तो आपने चेक से दे दिया और बाकी का बॉन्ड इशू कर दिया, जो भी बैलेंस अमाउंट था, एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड फॉर द बैलेंस अमाउंट। तो जो भी बैलेंस अमाउंट है उसका आपने बॉन्ड इशू कर दिया। बॉन्ड का मतलब डिबेंचर इशू कर दिया, तो भैया उसका आपने कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपको पहले ही कहा था कंसिडरेशन अदर देन कैश है तो आपको रिकॉर्ड नहीं करना, फ्री में समझ लो। इसमें कैश का मूवमेंट नहीं हुआ, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश। तो जो आपने 1 लाख दिया वही 1 लाख परचेज ऑफ मशीनरी माइनस होगा, वो भी कहाँ पे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ये आप ध्यान रखना कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, कितना अमाउंट जाएगा, प्लस या माइनस जाएगा, ये चीज। और दूसरा कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो, ये चीज क्लास एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा भी था पहले भी कि सर कुछ स्पेशल चीजें हैं जो कई बार आ जाती हैं और हम लोगों ने नहीं देखी होती। देखो बोर्ड में ऐसा बहुत कम आता है, बट फिर भी मैं तुम्हें करा के भेज रहा हूँ, आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट के ट्रीटमेंट। सबसे पहला ट्रीटमेंट है, बाकी मैंने तुम्हें इस चैप्टर में जितना भी कुछ कराया ना एग्जामिनेशन उससे बाहर नहीं आएगा, उतना अच्छे से करके जाना। हाँ ये जरूर कहूंगा क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ना कि पूछा क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, इधर वो ऑपरेटिंग मांग रहे हैं या इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग मांग रहे हैं या तीनों मांग रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अगर आपको ये बैलेंस शीट में मिल जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो बैलेंस शीट के अंदर है तो बढ़ रहा होगा घट रहा होगा। सच कहूं तो घटता हुआ नहीं मिलेगा आपको, बढ़ता हुआ मिलेगा। तो जो भी बढ़ रहा है फाइनेंसिंग में प्लस, लाइक 5 से 7 हो गया, 2 फाइनेंसिंग में प्लस। अगर ये घट रहा है तो एक ही बात है कि भैया आपने बोनस शेयर इशू किया होगा, तो घट रहा है तो इग्नोर करना है क्योंकि आपने बोनस शेयर इशू कर रखा होगा, पक्की बात है। अगर बोनस शेयर इशू नहीं किया तो बढ़ रहा है तो प्लस, तो घट रहा है तो माइनस। बट जनरली ऐसा होगा नहीं क्योंकि हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से पैसे निकाल के बोनस देते हैं। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से पैसा निकला है, विड्रॉ हुआ है, एडिशन तो हो सकता है फाइनेंसिंग में प्लस, क्योंकि शेयर्स पे ही तो प्रीमियम होता है। तो शेयर किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग का, तो प्रीमियम भी फाइनेंसिंग का पार्ट होगा। तो अगर आपने बोनस शेयर इशू किया यानी फ्री में शेयर इशू किया है क्लास, तो उसे आपने उसके पेमेंट के लिए आपने सिक्योरिटी प्रीमियम या कैपिटल रिजर्व को निकाला होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्लास उसको जनरली होता नहीं, बट अगर हुआ भी तो आपने माइनस कर देना है। तो फाइनली बैलेंस शीट के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस। और बाकी ये हुआ कहाँ पे? फाइनेंसिंग का पार्ट है। और घट रहा होगा तो बोनस इशू अगर हो रहा है तो फिर आपने इग्नोर करना। जैसे हमने पहले कैपिटलिज्म वाला क्वेश्चन किया था ना कि जो 10,000 का जो गेन है वो गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म, 10,000 का जो गेन था वो कैपिटलिज्म में डाल दिया था, तो उसको आपने इग्नोर किया था। तो इसी तरीके से अगर बोनस शेयर इशू कर दिया उस पैसे से, 10 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से कम हो गया, 10 लाख का बोनस शेयर इशू हुआ, तो ना बोनस को लोगे ना एसपीआर को। सर अगर एडिशनल पॉइंट में है, शेयर इशू किया है, मान लो 5 लाख था, 8 लाख हो गया, 3 लाख का शेयर इशू किया 10% प्रीमियम पे, तो ये जो 3 लाख का 10% 30,000 ये फाइनेंसिंग में प्लस होगा और सेम अमाउंट क्लास ऑपरेटिंग से माइनस होगा, डबल इफेक्ट। शेयर सिक्योरिटी, देखो हर एडिशनल पॉइंट की 2 इंपैक्ट होता है। बैलेंस शीट के अंदर जो चीजें रहती हैं उसका एक जगह जाता है, एडिशनल पॉइंट का 2 जगह जाता है। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में पढ़ा होगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर एडिशनल पॉइंट में दे रखा है तो फाइनेंसिंग में प्लस कर देना क्लास, और ऑपरेटिंग से क्या कर देना उसको? माइनस। एक चीज और आ जाती है, इशू ऑफ बोनस शेयर, तो इग्नोर कर देना। इनकम टैक्स रिफंड, हाँ ये चीज अगर तुम्हें मिल जाए, मान लो क्लास आपको इनकम टैक्स रिफंड दे रखा है 5,000 रुपए, ध्यान समझना, इनकम टैक्स रिफंड दे रखा है 5 या 50 जो भी समझ लो, 5 मान लो, तो यही 5,000 प्रोविजन फॉर टैक्स में से माइनस करेंगे और टैक्स पेड से भी माइनस करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो इनकम टैक्स रिफंड है ये प्रोविजन फॉर टैक्स को भी कम करेगा और टैक्स पेड को भी कम करेगा। वी अज्यूम कि प्रोविजन फॉर टैक्स मान लेते हैं 35,000 है, ठीक है, और टैक्स पेड मान लेते हैं 17,000 है, और इनकम टैक्स रिफंड जो है वो 5,000 है। तो जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ऑपरेटिंग में प्लस करोगे वो 35 प्लस नहीं करोगे, 30 प्लस करोगे, क्योंकि 5,000 आपने यहां से माइनस कर दिया। तो ये यही सेम फिगर टैक्स पेड में से भी माइनस करोगे 5, तो टैक्स पेड आप माइनस करोगे बैलेंस शीट के अंदर 12,000, मतलब आपका टैक्स पेड है 12,000 का, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है 30,000 का। सो रूल क्या बना कि अगर आपको अगर आपको इनकम टैक्स रिफंड दे रखा है तो उस इनकम टैक्स रिफंड को आपने प्रोविजन फॉर टैक्स और टैक्स पेड दोनों फिगर से माइनस करना है। अच्छा, कभी आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि लॉस बाय अर्थक्वेक, फायर, थेफ्ट या कोई भी क्लास ऐसा लॉस जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, नेचुरल कैलामिटीज, डिजास्टर से भी लिख सकता है आपको,
तो अगर ऐसा कोई लॉस होता है तो उसे ऑपरेटिंग में प्लस करते हैं, और उस लॉस से मिलने वाला कोई इंश्योरेंस क्लेम अगर है तो क्लास उसे सेम उसी के नीचे ऑपरेटिंग से माइनस करते हैं। अगर ये दोनों फिगर सेम है तो नेट इफेक्ट तो जीरो ही हुआ। मैं रिपीट करूं, कोई भी लॉस अगर हो रखा है, कोई डिजास्टर हो रखा है, अर्थक्वेक आ रखा है, लॉस बाई फायर है, थेफ्ट है, एबनॉर्मल लॉस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इसी को बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉस बाई फायर, लॉस बाई अर्थक्वेक, डिजास्टर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो इसका जो भी लॉस हुआ है ये ऑपरेटिंग में ऐड कर देना, और अगर कोई क्लेम नहीं है तो छोड़ दो, फिर बस इसको ऐड कर देना। लेकिन अगर कोई क्लेम दे रखा है, इंश्योरेंस क्लेम, जो कि ऑब्वियसली इसके बराबर या इससे कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। भाई अगर 10,000 की मेरा फ़ोन चोरी हुआ है तो इंश्योरेंस 12,000 का थोड़ी आएगा, 10 या 8 या 7 जनरली कम ही आता है। तो लॉस को प्लस कर देना ऑपरेटिंग में, ये जो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ना उससे पहले प्लस कर देना, समझ रहे बात को, उससे पहले उसको प्लस कर देना। और कोई अगर इंश्योरेंस क्लेम है तो उसके नीचे उसे क्या कर देना, ऑपरेटिंग से माइनस कर देना। सर अगर किसी क्वेश्चन में लॉस नहीं है, सिर्फ क्लेम गिवन है कि 50,000 का क्लेम है जो मशीन चोरी हो गया, तो उस पर लॉस गिवन ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो मानोगे 50,000 का अगर क्लेम है तो 50,000 का ही लॉस हुआ होगा, ऐसा मानना पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है, टैक्स पेड लिखा रहता है 20,000, तो अगर टैक्स पेड 20,000 है तो ऑब्वियसली प्रोविजन फॉर टैक्स मेड जो होगा वो भी 20,000 होगा। अगर टैक्स पेड 20,000 है तो प्रोविजन फॉर टैक्स मेड भी 20 होगा, सिंपल सी बात है। उसी तरीके से अगर इंश्योरेंस क्लेम 50,000 का है तो मशीन भी 50,000 की ही जली होगी। तो क्लेम 50,000 का है तो प्लस भी 50 होगा, माइनस भी 50 होगा, ठीक है। और लेकिन अगर खाली लॉस दे रखा है और क्लेम नहीं गिवन है तो खाली लॉस का तो सिंगल ट्रीटमेंट ही होगा, ऑपरेटिंग में प्लस। तो ये वो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो क्या पता आपको देखने को मिले पेपर में, बट ऑल एंड ओवर बस मैं इतना कहूँगा, जितना आपको मैंने कराया है इस पूरे चैप्टर में, जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इस पूरे चैप्टर, वो कम नहीं है, इनफ है। आपको उन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। खुद से प्रॉमिस करो कि भाई इनमें से कोई क्वेश्चन आ गया या यही सेम होगा, फिगर अलग होगा, बस पॉइंट्स यही होंगे। कौन कौन से पॉइंट्स थे, इंटरेस्ट था, टैक्स था, इसके अलावा मशीन था, इन्वेस्टमेंट था, प्रपोज डिविडेंड था, इसके अलावा क्लास एक्यूमुलेट डेप्थ था, इस यही पॉइंट आते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो अच्छे से यहाँ तक पढ़ के समझ के आना। फाइनली क्लास ये हमारा चैप्टर जो है पूरी तरीके से एंड हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, और रिवीजन करेंगे और बहुत सारी नई नई चीज़ें मैं कराऊंगा। तो स्टे ट्यून, और क्लास ये पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसके अंदर पूरा का पूरा सिलेबस A to Z कंप्लीट है प्लेलिस्ट के अंदर, अकाउंट्स के प्लेलिस्ट में। टेक केयर, बाय बाय। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को अपने सारे क्लासमेट में, कमेंट में बताना क्लास कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है।